हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट बाय साहिल सिंह पर स्वागत है। इस चैनल पर देश दुनिया में घटने वाली अमेजिंग घटनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसीलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या था 26/11। 26/11 एक बहुत बड़ा हादसा था। एक ऐसा हादसा जिसने पूरे हिंदुस्तान को दहला कर रख दिया। इस हादसे ने मानवता को शर्मसार कर दिया। लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आतंकवाद किसी देश का एक आंतरिक समस्या नहीं, बल्कि यह समस्त मानव जाति के लिए खतरा है। इस हादसे में लगभग 168 लोग मारे गए और 310 लोग घायल हुए, जिसमें से 28 विदेशी थे। 26/11 के पीछे कौन लोग थे, यह आइडिया कहां से आया, इन सब की जानकारी हम आपको देंगे। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों का सोचना यह था कि कुछ बड़ा किया जाए, जिस पर इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान जाए। 1993 में मुंबई में हुई सीरियल विस्फोट के बाद कोई भी बड़ा आतंकवादी हमला भारत में नहीं हुआ था। लश्कर के कमांडो को इसका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा गया था। लश्कर, क्योंकि वे पहले भी आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त थे, इसीलिए शुरुआत सबसे पहले 2006 से हुई। डेविड हेडली, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए काम करता था, उसे भारत में रैंकिंग करने के लिए भेजा गया। सबसे पहले यह मुंबई में आकर यहाँ ताज, ओबराय होटलों के लोकेशन, नक्शों आदि की जानकारी जुटाता है और इसे जाकर पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को देता है। हमले के लिए आतंकवादियों ने समंदर का रास्ता चुना। इसके लिए बाकायदे समंदर के रास्ते की रैंकिंग की जाती है। लश्कर के चीफ हाफिज सईद ने जाकिर उर रहमान लखवी उर्फ चाचा को इसकी जिम्मेदारी दी। चाचा की जिम्मेदारी हमले के लिए लड़कों को तैयार करना, उनकी ट्रेनिंग कराना और अपनी निगरानी में हमले के लिए भारत में भेजना था। जमात उद दावा को, जो लश्कर का एक पार्ट है, उसने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से 32 लड़कों को चुना। इन सब की उम्र लगभग 20-22 वर्ष थी। इन सभी को कश्मीर, भारत के मुसलमान के नाम पर भड़काया गया। ट्रेनिंग के बाद 32 में से 10 लोगों को हमले के लिए चुना गया। ये सारे बदमाश किस्म के थे, किसी न किसी क्राइम में एक्टिव थे और घर से भागे हुए थे। इन सब की ट्रेनिंग को 3 फेज में पूरी कराई जाती है। पहली फेज ट्रेनिंग 21 दिनों की होती है, जिसमें इन्हें कश्मीर, भारत के मुसलमान आदि के नाम पर इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। दूसरी ट्रेनिंग भी 21 दिनों की होती है। इसमें इन्हें हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरी फेज में इन्हें और बड़े हथियार जैसे ग्रेनेड, तोप, AK-47 आदि चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद इन्हें कुछ दिनों की छुट्टी दी जाती है, लेकिन इन्हें निगरानी में रखा जाता है। कुछ दिनों की छुट्टी के बाद इन्हें वापस बुलाया जाता है। जाकिर उर रहमान लखवी इन्हें बुलाते हैं और इन्हें मुंबई में हमले के बारे में जानकारी दी जाती है। इनमें से अबू इस्माइल को इनका लीडर बनाया जाता है और उसे एक सैटेलाइट फ़ोन दिया जाता है, जिससे वह पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से लगातार संपर्क में रह सके। हमले की पहले तारीख 26 सितंबर रखी गई थी, लेकिन उन दिनों भारत में कुछ आतंकवादी हमले में इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आया था, जिससे सभी शहरों की पुलिस
व सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थी। इसीलिए हमले की तारीख 26 सितंबर के स्थान पर 26 नवंबर रखी गई। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इन्हें कराची के समुद्र तट पर तैरने, बोट चलाने आदि की ट्रेनिंग दी गई। कुछ दिनों बाद वहां जकीर उर रहमान लखवी पहुंचता है और इन्हें गाड़ी में बिठाकर बंदरगाह तक ले जाता है। वहां इन्हें एक पानी की जहाज में बिठाया जाता है। पानी के जहाज में कुछ दूरी की यात्रा करने के बाद इन्हें एक बड़े जहाज में बिठाया जाता है और कुछ देर में इन्हें एक दूसरी और बड़े जहाज जिसका नाम अल हुसैनी था उसमें बिठाया जाता है और इसमें इन्हें प्रत्येक को, इनमें से सभी लोगों को 2-2 बैग दिया जाता है जिसमें हथियार व खाने की सामग्री थी। अल हुसैनी जहाज कुछ दूर यात्रा करने के बाद भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाता है और वहाँ इन्हें एक इंडियन फिशरमैन की एक बोट दिखाई देती है जिसका नाम कुवैत था। जिसे अमर सिंह चंडेल चला रहा था। इसके अलावा इस पर 4 और मछुआरे भी सवार थे। अल हुसैनी जहाज इन मछुआरों के जहाज के पास जाकर रुकती है और ये लोग रास्ता भटकने का बहाना बनाते हैं। अरुण सिंह चंडेल के बारे में कहा जाता है कि 2006 में यह गलती से मछली पकड़ते समय पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश कर गया था, लेकिन इसे 6 महीने बाद छोड़ दिया गया। इसे छोड़ने का मकसद समुद्र में इसकी रूटीन का पता लगाना और आगे चलकर इसकी सहायता लेना था। इसी बीच अल हुसैनी जहाज में बैठे 10 आतंकवादियों को कुवैत में अरुण सिंह चंडेल को छोड़कर बाकी 4 मछुआरों को अल हुसैनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अल हुसैनी जहाज पाकिस्तान की ओर चल देती है। आगे जाकर इनमें बैठे 4 मछुआरों को मार दिया जाता है, जबकि कुवैत जहाज अरुण सिंह चंडेल मुंबई की ओर लेकर बढ़ता है। रास्ते में इंडियन नेवी का जहाज मिलता है, लेकिन भारतीय जहाज को देखकर कोई पूछताछ नहीं की जाती है। मुंबई से कुछ दूर पहले इन लोगों को लगता है कि भारतीय मछुआरों व इंडियन नेवी को देखकर कहीं यह भेद न खोल दे, इसीलिए अरुण सिंह चंडेल को ये लोग मार देते हैं और उसका शव उसी जहाज में रख देते हैं। आगे चलकर इन्हें एक स्पीड बोट दिखाई देती है जिस पर ये शिफ्ट होकर कोलाबा के पास मच्छी बाजार के किनारे पहुंचते हैं। तब तक रात के 9 बज चुके थे। यहाँ से कई शहर नज़दीक हैं। यहाँ ये 2-2 के गुट में बंटकर 5 अलग अलग टैक्सी पकड़ते हैं। इनका एक दस्ता कोलाबा पहुंचता है। वहाँ ये अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। वहाँ से ये लिपोपी कैफे पहुंचता है। वहाँ ये अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, गोलीबारी करते हैं। गोलीबारी करने में लगभग 5 से 6 लोगों की मौत हो जाती है। वहाँ गोलीबारी करने के बाद इन नरीमन हाउस पहुँचते हैं, जिसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस को यह गैंगवार लगता है। कुछ मिनट बाद छत्रपति टर्मिनल पर गोलीबारी होती है। इस गोलीबारी में 58 लोग मारे जाते हैं। इसके थोड़ी देर के बाद मरीन ड्राइव के पास ही ओबराय होटल में टैक्सी से 2 लोग उतरते हैं और गोली चलाते हुए ओबराय में घुस जाते हैं। इसके बाद ताज से खबर आती है। ताज में पीछे के गेट से 4 आतंकवादी ताज में घुसते हैं। इसके बाद कसाब की टीम छत्रपति टर्मिनल से होते हुए एक कामा हॉस्पिटल में जाने का प्रयास करते हैं। वहाँ से वापस गोली चलाते हुए ये पुलिस की जिप्सी देखते हैं और उस पर गोलीबारी करने लगते हैं। इन जिप्सी में हेमंत करकरे पुलिस अधिकारी
विजय सालकर सीनियर इंस्पेक्टर शहीद हो जाते हैं। इसके बाद ये उनकी गाड़ी से उनको निकाल कर उस गाड़ी पर कब्जा करके गोलियां चलाते हुए शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी कुछ समय बाद विले पार्ले में एक टैक्सी में विस्फोट की खबर आती है। इसके बाद कसाब व इस्माइल मेट्रो सिनेमा के पास गाड़ी लेकर पहुंचते हैं। मेट्रो सिनेमा में ये अंधाधुंध गोलियां चलाने का कार्य करते हैं। इससे लगभग 10 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद ये विधान भवन के बाहर गोलीबारी करते हैं, जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है। ये इस गाड़ी में गोलियां लगने से जिप्सी पंचर हो जाती है। ये दूसरी गाड़ी हाईजैक करते हैं, जिनमें 3 महिलाएं थीं, जिन्हें ये छोड़ देते हैं। इसके बाद चारों तरफ पुलिस नाकाबंदी हो जाती है। गोली लगने के कारण ये गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। ये बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस मुठभेड़ में इस्माइल मारा जाता है, जबकि कसाब के हाथ में गोलियां लगती हैं। कसाब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ताज में 4, ओबराय में 2, नरीमन हाउस में 2 अभी जिंदा थे। कुल मिलाकर अभी 8 आतंकवादी जिंदा थे। करीब 3 घंटे बाद महाराष्ट्र सरकार जागती है और ऑफिशियली कहती है कि यह कोई गैंगवार नहीं, बल्कि ये एक सुनियोजित आतंकवादी हमला है। 2.5 से 3 घंटे के बाद यह केंद्र सरकार से सहयोग मांगा जाता है। मुंबई के आसपास कोई एनएसजी का सेंटर नहीं था, सेंटर केवल दिल्ली में था। इसके बाद एनएसजी के चीफ जेके दत्ता को आदेश दिया जाता है कि वह अपने कमांडो को भेजें, लेकिन जिस एयरक्राफ्ट से कमांडो को भेजना था वह चंडीगढ़ में था। इस पूरी प्रक्रिया में 2 घंटे और बर्बाद हो जाते हैं। लगभग 4 से 5 घंटे बाद एनएसजी कमांडो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे। एनएसजी के कमांडो जो ताज पहुंचते हैं तो उनको अंदर के एंट्री एग्जिट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसे जुटाने में काफ़ी समय लगा। इस ऑपरेशन को खत्म करने में लगभग 59 घंटे लगे। ताज में लगभग 31 लोगों की मारे जाने की खबर आती है। नरीमन हाउस में 7 लोग मारे गए। ओबराय में 30 लोग मारे गए। 28 नवंबर शाम 8:30 बजे नरीमन हाउस 2 आतंकवादियों के मौत के बाद खाली करा लिया जाता है। 28 नवंबर दोपहर 3 बजे ओबराय होटल को भी खाली करा लिया जाता है और इस प्रकार 28 नवंबर दोपहर 3 बजे मुंबई को आतंकवादी साये से मुक्त करा लिया जाता है। दोस्तों, यह थी 26/11 की पूरी घटना की कहानी। इसी प्रकार के अमेजिंग फैक्ट सुनने के लिए, जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे प्रमोट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।